अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साबिन रियाज एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर। तो आ गया दूसरा चैप्टर हमारी लास्ट मिनट सीरीज का, हिस्ट्री का। तो जब मैंने वीडियो शूट किया तब काफ़ी ज़्यादा बीमार था मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लगभग ठीक ही हूँ। एनीवेज, चैप्टर को अच्छे से देखो, कंसेप्ट मैंने सारे क्लियर किया, और पिछले वाले लाइक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से मैंने इसको शॉर्ट ही रखा है। और कंसेप्ट इसको सारे आ रहे हैं इसमें। और कहीं पे मैप वर्क होगा, कोई पिक्चर्स होंगी, वो हम लास्ट में लाइव सेशन में करेंगे। अभी के लिए ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो अच्छे से देखो लेक्चर को और पढ़ो अच्छे से। यहाँ पे यहाँ पे नहीं, लास्ट में वो नोट्स मिल जाएंगे तुमको। अभी के लिए आराम से देखो वीडियो। चलो, स्टार्ट द वीडियो। इंडिया में नेशनलिज्म कैसे ग्रो हुआ? इंडिया का नेशनलिज्म ग्रो होने में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का हाथ है। यानी कि जैसे ही लोगों के दिल में नफरत बढ़ी ब्रिटिश राज के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, नेशनल मूवमेंट जो है वो ग्रो हुई बहुत ज्यादा। लेकिन ये कभी यूनिफाई नहीं हो रहे थे। यानी कि कश्मीर में नेशनल मूवमेंट एक हो रही थी, पंजाब में दूसरी, बंगाल में तीसरी, मद्रास में चौथी, लेकिन ये कभी मिले नहीं थे एक साथ। या फॉरेस्ट में एक और, प्लांटेशन में एक और, कभी ये मिले नहीं थे। और इनको एक बंदे ने मिलाया। मतलब एक बंदे ने नहीं, एक पार्टी ने, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस, आईएनसी। लेकिन उसमें एक बंदे का बहुत ज्यादा हाथ था, जिसका नाम था महात्मा गांधी। अब हम चैप्टर के पहले पार्ट पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। क्या हुआ? नेशनल मूवमेंट जो है वो पूरी कंट्री में बढ़ रही थी 1919 के बाद। वर्ल्ड वॉर वन ने इन नेशनल मूवमेंट्स के लिए एक बेस ही बना दी थी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, लोगों के मन में नफरत बढ़ रही थी ब्रिटिश राज के खिलाफ। इसके रीजंस कुछ है। पहला कि इंक्रीज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि वहां से ब्रिटिश जो है वो वर्ल्ड वॉर वन में एंगेज था। तो क्या हुआ, यहाँ का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, डिफेंस पे खर्चा ज्यादा किया गया। और ये कंपनसेट कैसे किया गया? यानी कि अब ठीक है, खर्चा तो करेंगे, लेकिन पैसे कहां से लाएंगे? पैसे लाए इन्होंने टैक्स बढ़ा के। क्या? टैक्स बढ़ा के इन्होंने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन किया। यानी कि जो कोई भी, अब कोई इंसान कुछ कमाता था, उस पर अब इन्होंने इनकम टैक्स लगाया, यानी कि ब्रिटिश राज ने। तो इससे क्या हुआ, लोग और ज्यादा, क्या, इनकी नफरत बढ़ गई इनके खिलाफ। और वॉर प्राइसेस डबल हुए। 1913 से लेकर 1918 के बीच वॉर प्राइसेस डबल हुए। और इसमें क्या हुआ, लोग जो है वो काफी हार्डशिप का उन्होंने सामना किया। लोगों ने हार्डशिप का बहुत ज्यादा सामना किया। एक और चीज जो हुई उस टाइम पे, जिससे लोगों के दिल में नफरत बढ़ी, किसके खिलाफ? ब्रिटिश राज के खिलाफ। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश राज ने, यहाँ पे फोर्सड रिक्रूटमेंट होता था। किनका? मतलब आम लोगों का। विलेजेस में क्या होता था, कुछ बंदों को उठा के ले जाते थे और आर्मी में भर्ती कर देते थे। इससे क्या था, जो लोग नहीं करना चाहते थे आर्मी की नौकरी, उनको जानबूझ के मतलब क्या, उनको जबरदस्ती करना पड़ा ये। और ज्यादा नफरत बढ़ी किन के खिलाफ? किन के लिए? ब्रिटिश राज के लिए। फिर क्या हुआ, 1918 और 1919 में क्रॉप फेलियर्स हुए। क्या हुआ? क्रॉप फेलियर। 1918 से लेकर 1919, 1919, 1920 से लेकर 1921 तक क्या हुए? क्रॉप फेलियर्स हुए। इससे क्या हुआ, जब क्रॉप फेलियर हुए तो शॉर्टेज ऑफ फूड हुई। क्या हुई? शॉर्टेज ऑफ फूड। जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड हुई तो एक डिजीज ने जन्म लिया, जिसका नाम है इन्फ्लूजना। क्या? इन्फ्लूजना। और 1921 के सेंसस के हिसाब से 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो इस फेमिन और एपिडेमिक, फेमिन मतलब बहुत, देखो, जब लोगों के पास कुछ खाने के लिए था ही नहीं, कुछ भी नहीं था खाने के लिए, और ऊपर से बीमारी, यानी कि गरीबी में गीला आटा। दिख रहा है सर की बात है यहाँ पे। मैं भी उनका स्टूडेंट ही हूँ, और बस उनका एक रेप्लिका हूँ यहाँ पे। तो क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, 1921 में 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो मरे। किस वजह से? फेमिन और एपिडेमिक की वजह से। अब क्या हुआ, गांधी जी जो है आई एम सॉरी, गांधी जी वापस आए 9 जनवरी 1915 को। कहां से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से वो वापस आए 9 जनवरी 1915 को वापस आए। उन्होंने सत्याग्रह के आइडिया को सॉरी उन्होंने सत्याग्रह के आइडिया को ज्यादा एम्फेसाइज किया। क्या किया? ज्यादा एम्फेसाइज किया। उन्होंने फोकस किस पे डाला? ज्यादा सत्याग्रह पे। क्या किया उन्होंने? सत्याग्रह पे ज्यादा फोकस डाला। सत्या जो है ना, सत्याग्रह, ये एक संस्कृत वर्ड सत्या और आग्रह से निकला है। सत्या मीनस ट्रुथ और आग्रह मीनस अडियरेंस या होल्डिंग फास्ट। गांधी जी का मानना था कि सत्या गांधी जी सत्याग्रह में बिलीव करते थे। मतलब क्या, उनका कहना था कि अगर हम एक अच्छे कॉज के लिए फाइट करें, अगर हम एक अच्छे कॉज के लिए फाइट करें और विदाउट वायलेंस उसका हल निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो हम ये ना, ऑपरेसर की कॉन्साइंस को, ऑपरेशन ऑपरेसर के दिल को हम छू सकते हैं।
जब हम उसको मतलब ये एहसास दिलाएंगे कि वो हम पे जुल्म कर रहा है, वो हमेशा के लिए हमें छोड़ देगा। ये किसका मानना था? गांधी जी का। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्याग्रह क्या स्टार्ट किया, कहां पे? पूरे इंडिया में। और उसकी 3 बड़ी फेमस मिसालें क्या है वो हम आगे जानते हैं। तो काम क्या हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया गया। क्या किया गया? चंपारण सत्याग्रह। यानी कि बिहार में क्या था, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां के इंडिगो फार्मर्स पे जुल्म किया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो को ग्रो करो। तो इसलिए गांधी जी ने वहां वहां जाके सत्याग्रह लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल रहा, जिस वजह से गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। कब? 1917 में। 1917 में फिर से उन्होंने एक और सत्याग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एक जगह है गुजरात में। वहां पे क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर की वजह से किसान जो है वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। और फिर क्या हुआ, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए और फिर गांधी जी की मदद से उन्होंने क्या है कि उन अपनी ये मूवमेंट जो है वो आगे तक ली। और गांधी जी भी अपनी इस खेड़ा सत्याग्रह में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे और उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। फिर क्या हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो ना एक हाइक की डिमांड कर रहे थे। वो मतलब वो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत कम है खाने के लिए, यानी कि हमें कम वेजेस मिलते हैं, वो ये तो वहां पे फिर जब 1918 में ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, उसमें भी गांधी जी जो है, गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने नेगोशिएशंस की, उन्होंने समझौता करवाया वर्कर्स के बीच में और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच में। फिर क्या हुआ, जब ये फिर से सक्सेसफुल हुआ, गांधी जी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी पूरे इंडिया में। रोलाट एक्ट, ऑल्सो नोन एज एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, पास किया गया था इसे मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल ने। इसमें क्या था, एनॉर्मस पावर्स यानी कि बहुत सारे पावर्स दिए गए गवर्नमेंट को टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स जहां पे भी उनको दिखे, सस्पिशन के बेस पे उनको आप अरेस्ट करो और 2 साल तक कोई ट्रायल में उनको ना दो। महात्मा गांधी ने इस ब्लैक एक्ट को देखते हुए हड़ताल की कॉल दी और 6 अप्रैल 1919 को रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर जो है वो उन्होंने स्ट्राइक की, दुकानें बंद रखी गई। फिर क्या हुआ, अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1919 को एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था अमृतसर में। वहां पे क्या हुआ, पुलिस ऑफिशियल्स ने इन पे ओपन फायरिंग की और फिर क्या हुआ, मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। मार्शल लॉ एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे कोई मिलिट्री हेड पूरे कंट्री का, सॉरी किसी पूरे एरिया का हेड बन जाता है। फिर क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग जो है जलियांवाला बाग में टू ग्रुप ऑफ पीपल थे। एक था वो जो डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये दो कौन थे, ये दो थे इनके दो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और बाकी बैसाखी मनाने के लिए आए थे। जनरल डायर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऑर्डर दिया कि गेट्स को लॉक किया जाए, पूरे एंट्रेंसेस को ब्लॉक कर दिया जाए और 10 मिनट तक ओपन फायरिंग की जाए। और ये बहुत ही ट्रैजिक ये ना चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री का, बहुत ही गंदा चैप्टर, क्योंकि इसमें इसमें हजारों की तादाद में लोग मरे थे। क्या हुआ, जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जनरल डायर का कहना था कि ये एक मॉरल इफेक्टिव प्रोड्यूस करने के लिए था, यानी कि हिंदुस्तानियों को सिखाना कि ब्रिटिश के खिलाफ आगे मत भिड़ो। क्या हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ, जब ये हुआ सॉरी, तो उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में क्लैशेस बहुत हुए ब्रिटिश ऑफिशियल्स और इन प्रोटेस्टर्स के बीच में। और ब्रिटिश ने भी आयरन फिस्ट से अपना जवाब दिया और उन्होंने बॉम्बिंग्स कैरी आउट की गई, कहाँ पे, गुजरावाला में। और इन्होंने कहा कि जो भी उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को दिखता था उसको वो नाक रगड़वाते थे, किसके साथ, जमीन के साथ, और उनको बोलते थे कि सलाम करो किनको, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। ऐसा सिनेरियो देखिए गांधी जी ने क्या कहा, इस सत्याग्रह को कॉल ऑफ किया और उनका ये मानना था कि अब कि ब्रॉड पैन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करनी है, यानी कि बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट करनी है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करे। और इनको पता था कि ये ऐसी मूवमेंट को क्या ड्रीम करना भी मुश्किल है हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी के बगैर। क्या हुआ, खिलाफत कमेटी बनी मार्च 1919 में बम्बई में कहाँ पे, बम्बई में। तो क्या हुआ उसके बाद, इसका मकसद था कि इस खिलाफत कमेटी का मकसद था कि मुस्लिम्स को एक साथ मिलाना, ताकि वो ये ना प्रोटेस्ट कर सके और प्रोटेक्ट, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके खलीफा को। किसको? खलीफा को। चलो वो अलग की बात है, हम उस पर नहीं आते हैं, हम बेसिकली अब मकसद समझते हैं। अब ये गांधी जी के पास आए और उनको बोला कि हमें हमें इस मूवमेंट में सपोर्ट करो। गांधी जी बोल रहे थे यार भाई साहब अब कहाँ थे अभी तक। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी इसी मौके की तलाश में थे कि किसी जगह से हिंदूज और मुस्लिम्स अब मिलने चाहिए। सितंबर 1920 कैलकाटा सेशन में गांधी जी बाकी लीडर्स को कन्विंस करते हैं कि आप हमें हमें यानी कि आईएनसी को एक खिलाफत और स्वराज मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए जो कि एक साथ ऑपरेट होगी। दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में एक कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट किया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। कब? दिसंबर 1920।
दिसंबर 1920। गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज, जो कि 1909 में उन्होंने पब्लिश की थी, लिखते हैं कि इंडियंस या ब्रिटिश यहाँ पे क्यों, इंडिया में क्यों अभी भी टिका हुआ है, क्योंकि यहाँ यहाँ पे लोग इनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। उनका मानना था कि हमें इनके साथ कॉपरेट नहीं करना चाहिए। कैसे? हमें इनके दिए हुए टाइटल्स को सरेंडर करना चाहिए, ब्रिटिश के दिए हुए टाइटल्स को। सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सबको बाइकआउट कर देना चाहिए। तो क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि 1920 नागपुर सेशन में क्या हुआ, फाइनलाइज कर दिया किया गया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट स्टार्ट की जाएगी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई टाउन्स में, समझ, लेकिन ये हर किसी जगह इसकी मीनिंग सेम नहीं थी, किसकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। टाउन्स में इसका कुछ अलग मतलब था। वो क्या, यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे स्कूल्स छोड़े गए स्टूडेंट्स की तरफ से, और हेडमास्टर्स ने रिजाइन किया, लॉयर्स ने अपना अपने प्रोफेशन को छोड़ा। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी इन मद्रास, क्योंकि उस जस्टिस पार्टी में ज़्यादा दलित थे और वो कह रहे थे कि हमें अभी तक इज्जत ही नहीं मिली थी और अब थोड़ी सी मिल रही है, तो हम तो बाई ये काउंसिल इलेक्शंस लड़ेंगे। इससे क्या हुआ, इसके आफ्टर मैथ्स क्या थे कि जब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में अडॉप्ट की गई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखे देखे हमने। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद बहुत सारा फॉरेन क्लोथ जो है वो जलाया गया। हाँ, बहुत सारा फॉरेन क्लोथ है वो जलाया गया। और इससे क्या हुआ, ट्रेड जो है वो 102 करोड़ से 57 करोड़ तक पहुंच गई। 1921 में 102 करोड़ थी और 1922 में 57 करोड़। और इससे क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स बहुत सारे वो पीक पे पहुंची, क्योंकि उनका प्रोड्यूस अब बिक रहा था मार्केट में। लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहे थे खादी क्लोथ, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, जो कि एक ड्रॉबैक है इस पॉइंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। और वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़े थे, लेकिन उनके पास कुछ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, जो भी एक ड्रॉबैक रहा किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स का। अब समझते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। यहाँ पे हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक तो ट्राइबल एरिया और सिंपली कंट्री साइड यानी कि विलेजेस में। अवध एक जगह है, वहां के पेजेंट्स को लीड किया था किसने, बाबा रामचंद्र ने। यहाँ पे जो मूवमेंट थी ना, वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी, क्योंकि वो इनसे हाई रेंट्स डिमांड कर रहे थे, किनसे, फार्मर्स से। और यहाँ पे फार्मर्स को बेकार करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था। बेकार मतलब फोर्स्ड लेबर। टेनेंट्स के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी अपने टेन्योर की, यानी कि उनके पास कोई ना, वो एक टाइप की जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अब इनकी डिमांड्स थी इन पीजेंट्स की, क्या, पहले हमारा रेवेन्यू जो है वो कम किया जाए, अब बेगार को एबॉलिश किया जाए, और ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड जो है उनको बाइकआउट किया जाए। अब यहाँ पे क्या आउटपुट क्या हुआ उसका, नाई धोबी बंद, यानी कि बार्बर्स और वॉशरमैन थे, वॉशरमैन कहते हैं, हाँ, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया। और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध पहुंचे और उन्होंने सुनी विलेजर्स की कुछ ग्रीवेंसेस। अब क्या हुआ, अवध किसान सभा बनाई गई 1920 में, बाय अक्टूबर 1920 में, बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और पीपल थे, और विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस इसकी सेटअप की गई। लेकिन अब एनसीएम चाहता था, यानी कि सॉरी, अब कांग्रेस चाहता था कि वो जो अवध की स्ट्रगल है वो एनसीएम में इनकॉर्पोरेट हो। लेकिन इन पीजेंट्स ने गांधी जी के मैसेज को और कांग्रेस के मैसेज को एक गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि एक पीसफुल वे में आप हमारे मैसेज को कन्वे करो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तालुकदारों और मर्चेंट्स के घर को अटैक किया गया, बाजार को लूटा गया, और वहाँ पे जो ग्रेन होर्ड्स थे उनको भी लूटा गया। अब गांधी जी जो है, गांधी जी के नाम पे टैक्सेस देना बंद कर दिया गया, और जो लैंड है वो रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग पुअर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, बरदोली सत्याग्रह। सिंपल मैं कहूँगा, बरदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया था। और ये एक मूवमेंट थी अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू, अगेंस्ट एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। और ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इतना इनफ है इसके लिए। अब हाँ, 6 जनवरी 1921 को, सॉरी 6 जनवरी 1921 को रायबरेली में जो है पुलिस ने उनने पेजेंट्स पे फायर किया। नेहरू ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया उनको ये सिचुएशन देख के, और फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को एड्रेस किया और उनको समझाया कि यस, हमें तो आज़ादी लेनी ही है। अब ट्राइबल्स का समझते हैं कि उनका क्या सीन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेते हुए। गुडम हिल्स एक जगह है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट की गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है ना, उन्होंने उनके, देखो ट्राइबल्स का घर क्या होता है, फॉरेस्ट, और उन्होंने उनको बंद किया था फॉरेस्ट में आने से। वो पता है ना, जो हमने नाइन्थ में पढ़ा था, वो रिजर्वर्ड समथिंग एल्स। तो क्या गया था ना, इनके पास ग्रेज मतलब कैटल को चराने की इजाज़त थी, ना फ्रूट्स या फ्यूल वुड कलेक्ट करने की। उनको लगता था कि यार ये तो हमारा हक है,
इट्स आवर बेसिक राइट कि जंगल तो हमारा हक है, लेकिन हम ये मानेंगे नहीं कि हमसे ये हक छीनेंगे। और क्या किया गया, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, क्या कहा कि आप रोड बिल्डिंग यहाँ पे रोड बनाने में मदद करो, लेकिन बेकार, यानी कि हमें तुमको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक हीरो आते हैं हमारे, RRR मूवी देखिएगा ना, सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी नहीं वही स्टोरी है, अलौरी सीताराम राजू। ये क्लेम करते थे कि इनके पास कुछ पावर्स है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं और लोगों को हील कर सकते हैं। और ये कहते थे कि ये एक इनकारनेशन ऑफ गॉड है, यानी कि गॉड का एक रूप है। ये फैन थे गांधी जी के, और क्या है, हाँ ये फैन थे गांधी जी के, और ये खादी और अल्कोहल के, खादी को सपोर्ट करते थे और बोलते थे कि अल्कोहल को बाइक अवॉइड किया जाए। और हाँ ये बोलते थे कि जो उसके ट्राइबल्स है ना, अलूरी सीताराम राजू के, उन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया, और इसी के चलते 1924 में इनको फांसी पे लटकाया गया। अब प्लांटेशंस में समझते हैं कि इसका मतलब क्या था स्वराज का, यानी कि इसका NCM का, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे आसामी प्लांटेशन वर्कर जो थे, उनको ना एक खेत के बागान में काम कराते थे बहुत ज्यादा, और इनको बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि एक लॉ पास किया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 कि अंडर दिस एक्ट वर्कर्स वर्ंट परमिटेड टू लीव देयर टी गार्डन्स। उनको अपने क्या टी गार्डन्स छोड़ने की हुकूमत ये ना परमिशन नहीं थी, और विदाउट द परमिशन ऑफ देयर ओनर, और उनको ये परमिशन बहुत ही कम मिलती थी। अब इनके लिए NCM क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी, इनका कहना था कि जब गांधी राज आएगा तो हर किसी को अपना ये ना क्या मिलेगा, अपनी जमीन मिलेगी। और ये सिंपली उनके लिए एक आइडियलिस्टिक वो ना कंसेप्ट बन जाएगा, ये मानना था इनका। अब जब ये इनका क्या हुआ, जब ये अब से ट्राई करने के लिए गए, जब ये ट्राई करने के लिए गए तो इनको पुलिस ने पकड़ा और इनको बहुत ज़्यादा मारा गया। और क्या हुआ, अपनी मतलब हर किसी ने अपने सफरिंग्स के हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया। और उन्होंने स्वतंत्र भारत के स्लोगन्स दिए, और उन्होंने गांधी जी के नाम पे इस मूवमेंट को और ज्यादा बढ़ाया, उन्होंने मतलब बढ़ी ये मूवमेंट। अब हम आते हैं एडेंडम पार्ट पे। प्रिंस वेल्स कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज, जो कि उस टाइम पे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था, वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज का हब बन गया था। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब उसके साथ डीपली लिंक्ड थे, और वहाँ पे अक्सर बाइकआउट स्लोगन्स लगाए जाते थे, और वहाँ पे वो अपने क्लासेस को बाइकआउट करते थे। यहाँ से 16 मार्च को गांधी जी से मिलने गए स्टूडेंट्स, कहाँ पे, सियालकोट। 262 स्टूडेंट्स एक मीटिंग अटेंड करने गए गुजरावाला, 31 मार्च 1921 को, जो कि लाला लाजपत राय ने होस्ट की थी। स्टूडेंट्स की ये एक्टिविटीज जो है वो अथॉरिटीज ने काफी ज्यादा एग्रेसिवली ली, और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस से एक्सपेल कर दिया। यहाँ पे क्या होता था, फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट किया जाता था, और यहाँ पे अक्सर अक्सर जो जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया, फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट किया गया, उसके बाद स्वदेशी गुड्स को ज़्यादा यूज़ किया गया। और सॉरी, और लिकर को क्या है कि लिकर को यहाँ पे एब्सटेंट किया गया है, यानी कि लिकर पे एक रुकावट लगाई गई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, फॉरेन क्लोथ का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, अब जब चल रही थी अच्छे से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब आया चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फेब 1922 को, हाँ 1922 को, 4 फेब 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में एक जगह है, वहां पे 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस की हत्या की गई, यानी कि वहां पे इनका मर्डर हुआ, या यस दे वर किल्ड। जब इतनी ज्यादा वायलेंस हुई तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ये किया, क्या कहते हैं इसको, कॉल ऑफ कर दिया गया। गांधी जी ने समझा कि सत्याग्रह स्टार्ट करने से पहले लोगों को समझाना है कि सत्याग्रह क्या है, मतलब उनको एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार करना है। अब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद काफी सारे कांग्रेस लीडर जो है वो अब रिलक्टेंट थे, वो अब पार्टिसिपेट करना चाहते थे किनमें, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हेल्ड अप किए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश को अपोज किया जा सकता है सरकार में रह के, और कुछ ये ना वो मतलब जिन काउंसिल्स में वो इलेक्शंस लड़ रहे थे, कुछ लोग कांग्रेस से, कुछ लीडर्स, अब वो समझते थे कि यहाँ पे ज्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो उस फॉर्म को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने इलेक्शंस को बढ़ावा दिया, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने। स्वराज पार्टी जो बनी थी 1 जनवरी 1923 को, किसने किसने बनाई थी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन यंग लीडर्स जो थे ना, वो ये नहीं मान रहे थे कि हमें इलेक्शंस लड़ने हैं, वो चाह रहे थे
रेडिकल मास एजिटेशन, और वो चाह रहे थे फुल इंडिपेंडेंस। इसमें दो बड़े नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोस और जेएल नेहरू। 1920 के डेकेड ने पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत वायलेंटली या रिगरसली शेप अप किया। साइमन कमीशन क्या हुआ? द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन, ये एक ग्रुप था 7 लोगों का जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से थे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ये कमीशन 1928 को इंडिया आया, और इसका मतलब क्या था? ये कुछ लॉज बनाने वाले थे इंडिया के लिए। क्या हुआ? ये जब यहाँ आए, कोई भी मतलब लॉज इंडिया के लिए बनाने हैं, लेकिन कोई इंडियन इसमें था ही नहीं। तो लोगों ने क्या स्लोगन्स लॉन्च किए, लॉन्च नहीं, क्या कहते हैं उसको, स्टार्ट किए, गो बैक साइमन। अब आया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन पता ही होगा, क्लास 9 में पढ़ा है, इसने बहुत सारे कंट्रीज को अफेक्ट किया। ये क्या हुआ था? जब वॉल स्ट्रीट स्टॉक जो है, वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 24 अक्टूबर 1929 को। अब इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया पे असर पड़ा, एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल हुए, और क्या हुआ? अब एक्सपोर्ट्स, जो यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते थे उसकी डिमांड कम हुई। अब लोग जो किसान थे वो अपना रेवेन्यू पे करने की हालत में नहीं थे। एज अ रिजल्ट 1930 के आसपास पूरी कंट्री टर्मोइल में थी। अब क्या था? अब लॉर्ड इरविन जो उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, वो चाहते थे कि मतलब क्या, वो पॉपुलर सपोर्ट चाह रहे थे। वो गांधी जी यानी कि कांग्रेस और बाकी पार्टीज का सपोर्ट चाह रहे थे। तो उन्होंने एक डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया अक्टूबर 1929 में। उन्होंने बोला कि आप, कांग्रेस को कहा कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन ये क्या मतलब, उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं किया। कांग्रेस लीडर्स भी लाइक, हम नहीं मानेंगे भाई, हम तो नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ? जो लिबरल और मॉडरेट्स थे इस टाइम पे, मतलब जो वो क्या धीरे चेंज चाह रहे थे, उन्होंने सपोर्ट लैग कर दिया, और यहाँ पे रेडिकल्स की एंट्री हुई। रेडिकल्स कौन कौन? एस सी बोस और जेएल नेहरू। एस सी बोस और जेएल नेहरू जो है वो काफी ज्यादा फेमस बने। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ही ना ऑफ द कलर्स हूँ, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ अभी। हाँ, दिसंबर 1929, लाहौर सेशन में क्या हुआ? यहाँ पे जेएल नेहरू की प्रेसिडेंसी में पूर्ण स्वराज फाइनलाइज किया गया। अब इंडिया जो ये कह रहे थे कि 1930 26 जनवरी को क्या होगा, इंडिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। आई एम सॉरी, जी चाहते थे कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है फ्रीडम का, इसको कोई कंक्रीट फॉर्म दी जाए। जैसे हमने एलिग्री पढ़ा था कहाँ पे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इन्होंने कुछ मतलब सोचा कि कोई ऐसी चीज हो जो सबको मिलाए। तो उनको समझ आया कि नमक यानी कि सॉल्ट ऐसी चीज है जो अमीर भी यूज करता है और गरीब भी। तो इन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले समझते हैं क्या, गांधी जी भी लाइक, आप कहाँ थे अभी तक गुरु? किनको कहा? सॉल्ट को। इन्होंने सॉल्ट को ये ना यूज किया एज अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन। 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ? गांधी जी ने 11 डिमांड्स लॉर्ड इरविन को भेजी, और उनमें था, और मतलब क्या, वो एक पूरे वो सबको रिप्रेजेंट कर रही थी वो 11 आइडियाज। और उनमें से एक डिमांड क्या थी? एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स को है वो एबॉलिश किया जाए। इन्होंने कहा कि 11 मार्च तक तो तुम्हें ये हमारी डिमांड्स माननी है, अगर नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अरविंद भी लाइक, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ये कहा था कहा नहीं, मतलब ही भी लाइक। तो हाँ, 12 मार्च 1930 को, आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ? साल्ट सत्याग्रह साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, और 6 अप्रैल यानी कि 24 दिनों तक ये रहा। और दांडी में गांधी जी ने क्या किया? नमक बनाया, और सॉल्ट लॉ को सेरेमोनियली अबॉलिश किया। क्या हुआ? इन्होंने इस जर्नी के दौरान भी 400 नहीं 240 माइल्स कवर किए 78 वॉलंटियर्स के साथ। 6 अप्रैल जब ये मैंने कहा कि ये साबरमती पहुंचे, और उन्हें बॉयल किया किसको? वाटर को, और वहां से साल्ट निकाल के मतलब क्या किया? सेरेमोनियली उस लॉ को अबॉलिश किया, मैंने कि वायलेट किया। और ये हुई थी मार्किंग किसकी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सीडीएम है, ये एनसीएम से डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि अभी तक यानी कि एनसीएम में कहा गया था कि आप ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट ना करो, लेकिन इसमें बोला गया ना आपको कॉपरेट करना है, ना आपको कॉलोनियल लॉज को फॉलो करना होगा। आउटकम्स क्या थे इसके? काफी सारे लोगों ने क्या किया? सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया। फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट, लिकर शॉप्स पिकेटेड। प्रेसिडेंट्स ने क्या किया? उन्होंने चौकीदारी टैक्सेस देना बंद कर दिया, विलेज ऑफिशियल ने रिजाइन किया, और फॉरेस्ट लॉज को भी ब्रेक किया गया। आई एम सॉरी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया, और इससे बहुत सारी वायलेंस बढ़ी। खान अब्दुल गफार खान का अरेस्ट अप्रैल 1930 में क्या किया गया? मतलब उससे बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ी, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। कहाँ पे? पेशावर में।
मतलब बहुत सारे लोगों को मारा गया और गांधी जी भी अरेस्ट हुए। अबाउट 1 लाख पीपल जो थे वो 1 लाख पीपल अरेस्ट हुए। अब क्या हुआ, कॉमन मासेस का क्या इस पर रिएक्शन था? इंडस्ट्रियल वर्कर जो शोलापुर में थे उन्होंने पुलिस पोस्टर्स को अटैक किया, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स को, लॉ कोर्ट्स को और रेलवे स्टेशन को। क्यों? क्योंकि ये जो जगह थी यानी कि रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, ये सिंबलाइज कर रही थी किसको? ब्रिटिश रूल को। गांधी जी भी लाइक मुझको मूवमेंट करनी ही नहीं है यार, सो इट वॉज कॉल्ड ऑफ। तो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ की गई इस मूवमेंट को। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने अरविंद के साथ, लॉर्ड अरविंद के साथ एक पैक्ट साइन किया 5 मार्च 1931 को, और ये सबको पता होगा, लॉर्ड अरविंद, गांधी अरविंद पैक्ट, गांधी अरविंद पैक्ट 5 मार्च 1931 को। क्या कंडीशन रखी गई कि सारे कांग्रेस लीडर्स को और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को रिहा किया जाए और गांधी जी जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने से क्या होगा? ये एक साइन होता है, एक सिंबल होता है कॉम्प्रोमाइज करने का। गांधी जी अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1931। पहली इन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन दूसरी इन्होंने कब की? 1931 दिसंबर में। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनको ज्यादा कुछ नहीं मिला, मतलब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और जब ये इंडिया आए तो इन्होंने देखा कि खान अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू जो है वो अभी भी जेल में है। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया था, डेमोन्स्ट्रेशंस और मीटिंग्स पे बाइकआउट किया गया, मतलब क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। और इसको देख के गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने फिर से रीलॉन्च की सीडीएम। कब? 1932 में। लेकिन ये फिर से 1934 में इसको कॉल ऑफ करना पड़ा। अब देखते हैं कि सीडीएम के मतलब क्या थे, मतलब लोग किस तरह से सीडीएम को ले रहे थे डिफरेंट पार्ट्स में। क्या पहले हम देखेंगे कंट्री साइड में। कंट्री साइड में रिच पीसंट कम्युनिटी जो थी, जाट्स जो यूपी में थे और पाटीदार जो गुजरात में थे, उनको बहुत असर पड़ा था इकोनॉमिक डिप्रेशन से। वो अपना हार्वेस्ट सेल नहीं कर पा रहे थे और वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। जब इन्होंने मांग की कि गवर्नमेंट को बोला कि हमारे रेवेन्यू कम करो, गवर्नमेंट ने नहीं माना। तो इससे इनके बीच भी नफरत बढ़ी और इन्होंने भी सीडीएम में शिरकत की। इनके लिए स्वराज का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। लेकिन क्या हुआ, वो जब सीडीएम को कॉल ऑफ किया गया 1931 में और इनके रेवेन्यू रेट्स रिवाइज किए ही नहीं गए थे, तो इनको बहुत ज़्यादा नफरत हुई किसे? सीडीएम से। और जब ये फिर से सीडीएम को लॉन्च किया गया, रिच पीजेंट्स ने क्या किया? रिच पीजेंट्स ने इसमें शिरकत नहीं की। अब देखते हैं पुअर पीजेंट्स, ये क्या थे? ये मांग रहे थे, ये बोल रहे थे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कम किया जाए लैंड से। क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टेनेंट जो थे ना, ये जो छोटे छोटे टेनेंट्स थे, उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी अपना ये रेवेन्यू अदा करने में। इन्होंने रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट की और ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के साथ मिले। अब कांग्रेस डरे कि यार अगर अमीर आदमी चला जाए तो हमें क्या होगा इससे, मतलब हमारी फंडिंग रुक जाएगी। तो क्या हुआ, कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया यहाँ पे और ये भी गुस्सा हो गए कांग्रेस से। अब देखते हैं बिजनेस क्लास। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने पढ़ा कि इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था। ब्रो इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था। अब वो चाह रही थी कि हमारे मतलब इंपोर्ट्स पे एक रोक लगाई जाए और एक फेवरेबल एक्सचेंज रेट रखी जाए रुपये और स्टर्लिंग के बीच में, पाउंड स्टर्लिंग के बीच में। अब क्या हुआ, बिजनेस इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाई गई, FICCI 1927 में। और इंडिया इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनाया गया 1920 में। ये किसने लीड किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला ने। ये अपोज कर रहे थे कॉलोनियल कंट्रोल को और इन्होंने फंड किया INC को। ये बाइकआउट कर रहे थे इंपोर्टेड गुड्स को। इनका मानना था कि ये स्वराज ऐसा टाइम होगा जब उनके बिजनेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद ये क्या, मतलब इन पे बहुत सारे मिलिटेंट अटैक्स होने लगे। और मतलब ये कितने ज़्यादा टाइम तक अपना बिजनेस रुका के रखते। तो इन्होंने फिर क्या, इनको लग रहा था कि कांग्रेस में सोशलिस्ट्स बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने फिर इनकी भी नफरत स्टार्ट हुई किसके साथ? कांग्रेस के लिए। अब समझते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। देखो, INC और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच में क्लोज टाइज है, तो सीधी सी बात है, ये क्या मतलब इनका उतना नहीं होगा। अगर देखो, जिस कंट्री का पाकिस्तान के साथ अच्छा मिलता जुलता होगा लाइक चाइना का, तो इंडिया उसके साथ अच्छे से कॉपरेट नहीं करेगा। लाइक और इंडिया जिसके साथ लाइक इसराइल के साथ, तो पाकिस्तान को उसके साथ नहीं बनेगी। सेम क्या हुआ, अगर वो बिजनेसमैन के साथ कांग्रेस अफिलिएटेड है इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ, तो वर्किंग क्लास इससे खुश नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ रीजन में क्या हुआ, वर्किंग क्लास ने ये सपोर्ट शो किया। वो मतलब कि आवाज़ उठा रहे थे लो वेज के खिलाफ, पुअर कंडीशंस के खिलाफ, और वो फॉरेन का गुड्स को उन्होंने बाइकआउट किया। अब रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की 1930 में और डॉक वर्कर्स ने 1932 में। क्या
1930 में क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ टिन माइनिंग वर्कर्स छोटा नागपुर में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने गांधीयन कैप पहनी और वो उन्होंने प्रोटेस्ट रैलीज ज्वाइन की और बॉयकॉट कैंपेन्स भी ज्वाइन किए। लेकिन ये ना मतलब कांग्रेस ने ज़्यादा फोकस किस पे दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट्स पे, और इन्होंने भी ये एलियनेट फील किया और इनके लिए भी नफरत पैदा हुई, किन के लिए, कांग्रेस के लिए। वुमेन वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया को इसमें क्या कहते हैं उसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उन्हें प्रोटेस्ट किया, सॉल्ट लॉ को अबॉलिश किया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया। अब क्या हुआ, इनमें से बहुत सारे वुमेन्स को क्या किया गया, इम्प्रिजन किया गया। उन्होंने मतलब उनका गांधी जी का मानना था कि इनका काम है होम एंड हर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। चलो एनीवेज हम आगे समझते हैं, लेकिन उनके अपने कुछ मतलब होंगे उस टाइम पे, क्या पता उस टाइम वैसी कंडीशंस हो, क्या पता, जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा लेकिन मे भी हो सकता है। कांग्रेस ने इनिशियली क्या रेजिस्ट किया वुमेन को हाई पोजीशंस पे रखने से, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ इनको भी अच्छी पोजीशंस दी गई। अब समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर में सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में सीडीएम कैसे अनफोल्ड हुई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स, वुमेन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स या बाकी ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और टाउन एरियाज में ज़्यादातर ये रहा। और यहाँ पे नारे लगाए गए डाउन विद द यूनियन जैक, डाउन विद द यूनियन जैक। डोगरा सदर सभा जो 1904 में बनाई गई थी टू पैट्रोनाइज डोगरा कल्चर, वो डिजॉल्व की गई। लेकिन ये मूवमेंट कभी ज़्यादातर रूरल एरियाज में नहीं पहुंची क्योंकि स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस अथॉरिटीज़ ने दिए थे। और क्या हुआ, रणबीर न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर था जो कि मतलब सरकार की कुछ पॉलिसीज को हाईलाइट कर रहा था, उस पर सेंसरशिप लगाई गई और ब्रिटिश प्रोपेगेंडा को फैलाया गया। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा मतलब वो रणबीर जो न्यूज़पेपर था ना, वो ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा फैला रहा था, तो इसीलिए उस पर सेंसरशिप लगाई गई और एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा रोक लगाई गई। अब इसमें लिमिटेशंस क्या थी सीडीएम की, यानी कि कौन से लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि हर कोई स्वराज के आइडिया से ये ना हिलने वाला नहीं था। पहला था अनटचेबल्स। अनटचेबल्स ने अपने आप को दलित्स बोलना स्टार्ट किया 1930s से, क्योंकि उनको उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें ज़्यादा इग्नोर कर रही है बहुत टाइम से। लेकिन गांधी जी ने बहुत सारा इनको क्या सपोर्ट किया, उन्होंने भंगी का काम अपनाया और उन्होंने बहुत सारी टेम्पल्स में क्या किया, वो गए और इनको वो पब्लिक टॉयलेट्स में उन्होंने खुद काम किया। लेकिन मतलब उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने थोड़ा सा ग्लोरियस बनाया किसको, दलित्स को, और उन्होंने बोला आप गॉड ऑफ चिल्ड्रन यानी कि हरिजन्स हो, क्या हो, हरिजन्स। अब दलित जो है ना वो मांग रहे थे रिजर्व्ड सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट्स, क्या, रिजर्व्ड सीट्स और सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब दलित पार्टिसिपेशन देखी गई कहाँ पे, महाराष्ट्र और नागपुर में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में गहमा गहमी हो गई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि वो इन क्लासेस के लिए वो ने बोल रहे थे डिप्रेस्ड क्लासेस के इनको, मतलब दलित वलित को उनको उनके लिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने कहा यार ये तो मैं नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने फास्ट एंड टिल डेथ किया, मतलब भूख हड़ताल की। तो क्या हुआ वहां पे, अब गांधी अम्बेडकर डरे यार कि अभी के लिए गांधी जी का वैल्यू मुझसे बहुत ज़्यादा है, अब अगर उससे कुछ हो गया तो मेरी तो खैर नहीं। तो 24 सितंबर 1932 को क्या किया गया, पूना पैक्ट साइन किया गया बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी, बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। तो क्या हुआ, इस पैक्ट में क्या रखा गया कि रिजर्व सीट्स दी जाएंगी इनको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और इनको एजुकेशन में भी ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और दलित के बीच में लड़ाइयाँ होती रही। पॉलिटिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम्स और कांग्रेस का भी उतना ये ना मिलाप नहीं था। क्यों, क्योंकि जब से आरएसएस यानी कि सॉरी आरएसएस नहीं, जब से हिंदू महासभा और आईएनसी के बीच में टाई स्ट्रांग हुई तो उनके बीच में ये ना रिफ्ट सी पैदा हो गई। लेकिन 1927 में मोहम्मद अली जो है उन्होंने क्या कहा, मैं अपने मेरी जो मांग है सेपरेट इलेक्टोरेट की, मैं वो त्याग दूंगा, मतलब मैं वो अब नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन अब हम यूनिटी करेंगे। लेकिन 1928 में एम आर जयकर ने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अलग हम अलग। तो फिर ऐसे भी मुस्लिम्स को डर लगने लगा कि हमारे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो मुस्लिम्स भी खुद को आइडेंटिफाई करने लगे एज माइनॉरिटीज। और उन हिंदू मेजोरिटी की वजह से, जान के अब हम कैसे क्या कह सकते हैं, हिंदू महासभा की इन्फ्लुएंस से कांग्रेस में, हिंदू महासभा और कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग टाइज की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को दूर रखा, कहाँ से, इन्होंने खुद को दूर रखा यहाँ से, सीडीएम से। आइडिया ऑफ अ नेशन, नेशन बन गया लेकिन नेशन का आइडिया कैसे,
अभी बना नहीं था, लेकिन फिर भी नेशन को थोड़ा सा फील वो करना है। देखो, नेशन तब सक्सेसफुल होगा जब लोग इसको फील कर पाएंगे। पहला विजुअल क्या किया गया, हम सेम क्या करेंगे, इसको समझेंगे किसके हिसाब से, जैसे हमने समझा था कहाँ पे, आई एम सॉरी, जैसे हमने फ्रांस के केस में समझा था या जर्मन के केस में, वैसे ही यहाँ पे विजुअल क्रिएट की गई भारत माता। और इसको किसने बनाया था पहले, बीसी यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहले बनाया था। और उन्होंने ही लिखा था वंदे मातरम, जो कि उन्होंने अपनी, क्या कहते हैं इसको, आनंद मठ नॉवल उन्होंने लिखी थी, उसी में इसको मेंशन किया। अवेंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने भारत माता की पेंटिंग को पहले पेंट किया और इन्होंने दिखाया भारत माता को काम, कंपोजिट और एस्थेटिक मोनास्टिक वे में। नेशनलिज्म ग्रो हुआ फोक कल्चर की मदद से भी, यानी कि रोमांटिसिज्म। क्या हुआ यहाँ पे करप्शन जो हो रही थी ना, करप्शन के खिलाफ बात उठाई गई, इन्हीं लाइक यहाँ पे लड़िशा लड़िशा हो रहा था, तो लड़िशा में भी कभी तंज या अंदाज में हम बात कह देते हैं जो सरकार या किसी चीज को अपोज कर रही हो। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने फोक टेल्स को कलेक्ट किया, और मद्रास में नतेसा शास्त्री ने तमिल फोकस को ये किया, क्या कहते हैं उसको, कलेक्ट किया। अब इनका मानना था कि लोगों के जज्बात जब मिले हो एक नेशन के साथ, तो तभी एक नेशन बन सकता है। अ ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन येलो डिजाइन किया गया था एक सेकंड सॉरी, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे रेड ग्रीन और येलो फ्लैग, यानी कि जिसे हम ट्राई कलर फ्लैग कहते हैं, वो बनाया गया, जिसमें 8 लोटसेस थे जो कि इंडिया की 8 प्रोविंसेस को डिनोट कर रहे थे। और क्रिसेंट और हाँ, क्रिसेंट थी वहां पे, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को डिस्क्राइब कर रही थी। 1921 में गांधी जी ने अपना एक स्वराज फ्लैग बनाया, जिसका कलर था रेड ग्रीन और येलो, जिसमें एक स्पिनिंग व्हील था जो सेल्फ हेल्प को डिनोट कर रहा था। अब क्या मेथड्स लिए गए ताकि इंडिया में नेशनलिज्म को क्रिएट किया जाए? हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है हिस्ट्री, समझ नहीं पाते आजकल, लेकिन हाँ, हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया, यानी हिस्ट्री को बदला गया ताकि नेशन के पास्ट को ग्लोरीफाई किया जाए। मतलब यहाँ पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ग्रो हुआ था। मतलब अच्छा, हम यही अच्छा सॉरी, कश्मीरी अगेन अगेन गॉट विद द फ्लो। हम सोचते थे यहाँ पे क्या, जो ब्रिटिशर्स है दे आर एवरीथिंग, मतलब हमारे मन में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सा पैदा हो गया था। हम आज भी कहते हैं कि यार अमेरिका के लोगों को देखो, कश्मीर में क्या पड़ा है। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वी शुड सेलिब्रेट और ग्लोरी। वही किया गया यहाँ पे, दिखाया गया है कि इंडिया ने कितनी अचीवमेंट्स पाई है आर्ट में, साइंस में, कल्चर में, मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। और ये बिल्कुल सच भी है, वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ ग्लोरीज। लेकिन ड्रॉबैक्स भी थे इसके। ग्लोरी जो सेलिब्रेट की गई ना, वो हिंदुज्म के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थी। इससे क्या हुआ, मुस्लिम्स और बाकियों ने एलिनेट फील करना स्टार्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे सामने हमारे पास आया। अब कल्चरल अवेकनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर में कल्चरल को, है ना, कल्चरल कैसे प्रमोट किया, कल्चरली नेशनलिज्म कैसे प्रमोट किया गया। वर्नाकुलर लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पीक पे हमें देखने को मिली, जिसने लोगों को एक साथ मिलाया। जो कल्चर था ना, ये एक टूल की तरह था जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहा था और एंटी इंपीरियलिज्म को भी सपोर्ट कर रहा था। एक हमारी आवर कंट्री इज अ गार्डन, जो कि J.A. महजूर ने एक बुक लिखी है। द रिवर, द वाटरफॉल एंड द स्टार्स, अब्दुल अहद आज़ाद, सुमथ एंड ग्राव, जो कि दीनानाथ नादिम ने लिखी थी। ये वो लिटरेरी वर्क्स है जिन्होंने ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे, नेशनलिज्म पे ज़्यादा फोकस डाला जम्मू एंड कश्मीर में। ये कुछ बुक्स ऐसी थी। लल वाख्यानी, यानी कि ललेश्वरी, यानी कि लल देव के वाक, ये लल वाख्यानी जो ये एक बुक थी जो पब्लिश की गई दो ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था G.A. ग्रेयरसन और लियोनल बार्नेट्स ने 1920 में। शेखुल आलम की शुर्क जो है, उनको भी सर्कुलेट किया गया। और कश्मीर की पहली डिक्शनरी जो G.A. ग्रेयरसन ने बनाई 1924 में। अब जम्मू का क्या सीन था, हरदत्ता शास्त्री ने लिखी एक बुक लंका तेरी नहीं हो बचनी, दीनूबाई पंत ने लिखी उठ मजूरा जाग कसाना। ये कुछ बुक्स थी। ये जो वर्क्स है ना, ये मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक ये था, पैगाम था। अब तुम्हारी खैर नहीं, कश्मीर में अब लोग जाग रहे हैं। सर के नए देश डोगरा, सर के नए दो देश डोगरा, ये एक सॉन्ग था जो कि डोगरा लैंड की प्रेज में लिखा गया दीनूबाई पंत और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री ने। ये तो रट्टे लगाने वाली बात है ना, उसको लगाओ किसी तरह से। द थीम ऑफ द पेट्रियोटिज्म, यानी कि जो पेट्रियोटिज्म की थीम है, वो हमें कृष्णा सलमपुरी के वर्सेस में देखने को मिली। इसमें डोगरा सोल्जर्स के बारे में प्रेज लिखी गई थी और नेशनलिस्ट फीलिंग्स के बारे में भी बहुत सारा लिखा गया था। और इसकी मदद से लोगों में प्यार और अमन और मोहब्बत बढ़ाई गई।
ये कुछ पॉइंट्स थे। और इसी के साथ में मैं क्या कह रहा हूँ, हमें अब आना है क्विट इंडिया मूवमेंट पे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि छोटा सा पार्ट है, और एवेंचुअली हमने चैप्टर खत्म कर लिया है, लेकिन मैं छोड़ूंगा तो नहीं उसको, हम कवर करेंगे। ओके, क्या थैंक यू भी तो नहीं कह सकता। हम अब आ रहे हैं अपने लास्ट पार्ट पे, द क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट और क्विट कश्मीर मूवमेंट से हम पहले कंक्लूजन पे आएंगे। और सॉरी, इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट क्रिएट करके नहीं रखी थी, तो मैं बुक की तरफ देखूंगा एंड आई नरेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट अ कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज दिस ब्रिंगिंग टुगेदर। सिंपली क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोगों की कॉमन नफरत पैदा हो रही थी किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो लोग इससे जुड़ रहे थे, क्योंकि मैं भी ब्रिटिश को नफरत कर रहा हूँ, मेरा भाई भी कर रहा है और मेरा कजन भी कर रहा है, तो हम तीनों आपस में यूनाइट होते हैं किससे, हमारी कॉमन नफरत से ब्रिटिश के खिलाफ। तो ऐसे नेशनलिज्म ग्रो हुआ। लेकिन उसके लिए क्या, वो ब्रिटिश से नफरत कर रहा था किसी और रीजन पे, मैं किसी और रीजन पे और मेरा भाई किसी और रीजन पे। लेकिन हमें एक साथ जुड़ाया महात्मा गांधी ने, अंडर द कांग्रेस ने जुड़ाया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। लेकिन इसके बगैर भी बहुत सारे कुछ ऐसे हमने देखे ना, कुछ ऐसे पैटर्न थे इस नॉन कॉपरेशन या हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के, जिसमें लोग जो है वो काफ़ी यूनाइटेड उतने नहीं थे। लेकिन एज ए हम देखेंगे कि इवेंचुअली हम सक्सेसफुल तो रहे कंट्री को यूनाइट करने में और कंट्री को क्या कहते हैं इसको इंडिपेंडेंट बनाने में। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम फिर पार्टीशन को अवॉइड नहीं कर सके। एनीवेज दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। हम देख सकते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस को कहीं पर क्या है कि कांग्रेस को कहीं पर कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ी, जहाँ पे कांग्रेस को कहीं कहीं पे ऐसी जगहों पे नज़र रखनी पड़ी जहाँ पे उसने दूसरे पार्टी का सपोर्ट लाइक किया, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करना और वर्किंग क्लास को छोड़ देना। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि एक मूवमेंट भी, एक बड़ी कंट्री में मूवमेंट्स भी ऐसे ही अनफोल्ड होती है। अब देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट और क्विट कश्मीर मूवमेंट। क्रिप्स मिशन का फेलियर और वर्ल्ड वॉर टू के बाद अब इंडिया में बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ रही थी किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी अब मांग रहे थे ब्रिटिश इंडिया का पूरा विड्रॉल इस कंट्री से। तो उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई 1942 वारदा के मैदान वारदा के मैदान पे उन्होंने हिस्टोरिक क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया। और उन्होंने कहा कि अब भारत छोड़ो आंदोलन, यही कहते हैं ना, हाँ शायद। तो यानी कि अब ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ना होगा, ये था, ये क्या कहना था इनका। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या कहा, इन्होंने एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल स्टार्ट की। एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल इन्होंने स्टार्ट की, कहाँ पे, बम्बई में 8 अगस्त 1942 को। लेकिन क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए और एक बहुत ही ये फेमस स्लोगन दिया गया, डू और डाई, करो या मरो की हालत हो गई थी पूरे कंट्री में। क्विट इंडिया जो है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स में फैला, ये बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के फैला। पीपल लोगों ने क्या किया, उन्होंने हड़ताल किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस की, उन्होंने जल से निकाले, उन्होंने नेशनल सॉन्ग्स गाए और उन्होंने स्लोगन्स दिए। यहाँ पे क्या था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, पीजेंट्स ने यहाँ पे शिरकत की थी और वुमेन ने भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया था। और कुछ फेमस लीडर्स हम यहाँ पे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली, मेरे हिसाब से मैंने इनका नाम सुना है कहीं पे, हाँ, नहीं नहीं, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया और ममता माता मातांगिनी हजरत इन बंगाल। या तो अरुणा आसिफ अली या तो मातांगिनी मातांगिनी हजरा। शायद इन दो में से एक ने कुछ रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था, ऑपरेट किया था, और उससे क्या हुआ, उसे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा झटका लगा था। दुराटी के एक वीडियो में ये एक्सप्लेन है, आप देख लेना। लेकिन क्या हुआ, इनके एफर्ट्स की वजह से, या यहाँ पे कनक लता बरुआ या रामा देवी, इनके एफर्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा ये ना, क्या हुआ, हमारे कंट्री में ये जो मूवमेंट्स हैं ये इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्म ले ली। और एक साल भी नहीं लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इन मतलब क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि इन मूवमेंट्स को ये सप्रेस किया जाए, क्योंकि उनको भी पता था, एक साइड से वो वॉर लड़ रहे थे और दूसरी साइड से अब इंडिया में उनको मसला आ रहा था, तो ब्रिटिशर्स भी बहुत परेशान हो रहे थे। अब देखते हैं, चैप्टर खत्म हो गया उनके लिए जो सीबीएसई में जो सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करते हैं या जो बाकी स्टेट्स में पढ़ते हैं। लेकिन हम कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट पार्ट ला रहे हैं, क्विट कश्मीर मूवमेंट। 1946 में शेख अब्दुल्ला ने एक स्लोगन दिया, क्विट कश्मीर मूवमेंट। ये क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है ना, उन्होंने ट्राई किया कि क्विट कश्मीर मूवमेंट को इक्वेट किया जाए किसके साथ, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। उन्होंने
काफ़ी सारे क्या ये ना, उन्होंने बोला कि अब हम इस ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का पार्ट नहीं रह सकते। और उन्होंने कहा कि डोगरा रूल को का डिसोल्यूशन किया जाए, यानी कि 1846 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी उसके हिसाब से डोगरा रूल का डिसोल्यूशन होना चाहिए। और उन्होंने राइट टू एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात की कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हाँ, ये यहाँ पे बुक वालों ने लिखा है कि ये भी कहना इंपॉर्टेंट है कि महाराजा ने हमेशा से ही इंडिया को सपोर्ट किया था, और उनकी बदौलत ही यहाँ पे राइट टू फ्रीडम जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इम्प्रूव हुआ, ये कहना है बुक का। तो दिस वाज यहाँ पे लिखा है कि 1930 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने क्या कहते हैं, महाराजा हरी सिंह ने कहा था कि कश्मीर जो है वो पहले इंडिया का पार्ट है, वो पहले इंडिया का पार्ट है। सॉरी, उन्होंने कहा था कि मैं पहले इंडिया का एक मैं पहले एक इंडियन हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इंडियन, देन आई एम द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि इनके भी कुछ एफर्ट्स रहे थे ब्रिटिश ऑपरेशन को डिफाई करने के लिए। सो दिस वाज आवर चैप्टर। कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, मैं मतलब क्या, आई एम वेरी वेरी इल राइट नाउ, वेरी वेरी सिक राइट नाउ, और कोई कंफ्यूजन रहा हो अभी के लिए बोल दो, कोई मसला नहीं है। एंड दिस वाज इट। अब आएंगे बाकी चैप्टर्स। मैं सोच रहा था पहले ग्लोबलिज्म को ही, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, पहले वही कवर कर लेते हैं। अनिवे जो होगा देखा जाएगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई भी कंफ्यूजन रहा हो तो मुझे बोल देना, आई लुक ओवर इट। एंड दिस वाज आवर चैप्टर। काफ़ी शॉर्ट मैंने रखा इसको क्योंकि जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। सो दिस वाज इट। ओके, थैंक यू, स्टे पॉजिटिव, कीप लर्निंग। यहाँ पे नोट्स आ रहे होंगे, इसको व्हाट्सएप करो, 39 में नोट्स आ जाएंगे। एंड अल्लाह हाफिज़।